जय हिंद सभी साथियों को। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि हमारे पास टॉपिक क्या है कि दक्षिणी प्रायद्वीप भारत के मैदान और भारत के पर्वतीय मैदान जो कि गंगा और का तराई क्षेत्र है और प्रायद्वीप भारत के मैदान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्त वीडियो को स्किप मत करिए, मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा देखिए और एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक बार विश्वास जमा कर पढ़िए। पूरी की पूरी मैंने जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ और कई लेक्चर शुरुआत से दे चुका हूँ और यहाँ तक पहुँचाया हूँ। और ये भी नहीं कि बहुत छोटा छोटा लेक्चर दे रहा हूँ और मतलब उसमें से और मटेरियल काट दे रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं है। पूरा का पूरा एकदम पूरा डिटेल में दे रहा हूँ। इससे आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। ज़्यादा रटाऊंगा नहीं, फैक्ट के साथ और एक दूसरे से रिलेट करूँगा और जोड़ने का प्रयास करूँगा। तो दोस्त आप इस वीडियो को देखते रहिए और स्किप मत करिए, पूरा का पूरा देखिए। है क्या, यहाँ पर हम लोग आज बताएंगे क्या उत्तरी भारत जो यहाँ का प्रायद्वीप का मैदान है, इधर के प्रायद्वीप का मैदान क्या कहते हैं, और जो गंगा तराई बांगर खादर जो है यह क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रायद्वीप भारत के मैदान की तरफ चर्चा करते हैं। आखिरकार प्रायद्वीप भारत का मैदान का कैसे बना, कारण क्या था, यह टूटा किससे था? टूटा तो आप सभी को मालूम है कि अफ्रीका के अंगारा लैंड से। अंगारा लैंड भूमि थी तो वहाँ टूट कर एक अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट बनी। इंडियन प्लेट बनी तो क्या कोई चीज़ जैसे कि टूटती है, जैसे कि मान लेते हैं यही चीज़ है, फ्लैट है और यह चीज़ दो हैं कापियाँ हमारे पास में। ये दो कापियाँ यदि ऐसे इन अफ्रीकन प्लेट है, ठीक ना, अफ्रीकन प्लेट है, यदि ये टूटेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक चौड़ी कगार होगी। क्या होगी? एक ऐसे कगार होगी। हालांकि आज भी ये वाला कगार, यह वाला वास्तव में हमारा पृथ्वी यही है, अंगारा लैंड का हिस्सा ऐसे थी। लेकिन कई वर्षों पश्चात इस पे से नदियाँ बहती गई और नदियाँ बहती गई, इस पे की जो अवसाद या निक्षेप या जलोढ़ निक्षेप, इस पर से मट्टी को बहा बहा करके समुद्र के तलहटी में, समुद्र की इधर से नदियाँ आई और यहाँ के बहा बहा करके मिट्टी को इसके सतह तक पाटते पाटते यह आपका तट बन गया, जो कि मैदान का रूप धारण कर लिया। तो बस तट कैसे बना प्रायद्वीप भारत का, कि यहाँ से जो मिट्टी थी प्रायद्वीप भारत की, वो मिट्टी को काट छाट करके अपने सतह पर लाता गया और यह एक प्रकार से चौड़ा सपाट बन गया और एक सतह का निर्माण हो गया। तो इस तट में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि यहाँ पर हम लोग दे चुके हैं कि आखिरकार इस तट का निर्माण कैसे हुआ, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। और पश्चिमी तट के लिए हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप भी नोट करते चलिएगा। पश्चिमी तट यहाँ से गोवा से गुजरात से लेकर के केप कोमोरिन तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट गोवा के, गुजरात से, गुजरात से जो कि नर्मदा नदी है, यहाँ से लेकर के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इस यह जो तट दिख रहा है, इस तट में सबसे चौड़ा तट कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। नर्मदा नदी देखिए, यहाँ से नर्मदा नदी बह रही है, ऊपर नर्मदा नीचे ताप्ती, बह करके यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी पाट करके यहाँ पर ये जो तट है, सबसे चौड़ा तट कहाँ हुआ है, गुजरात का है सबसे चौड़ा तट। और इस तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। लगभग अब देखिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तट को नाम दे दिया गया है, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर क्या है, गोवा है। तो गुजरात और गोवा के तट का नाम दे दिया गया है क्या, कोंकण तट। क्या दिया गया फ्रेंड्स दोस्त का, कोंकण तट। क्या है नाम इसका, कोंकण तट। फिर इसके आगे जो ही गोवा मिला, गोवा से फिर क्या मिला, मंगलोर जो कि कर्नाटक। इसके बीच के तट को कन्नड़ तट बोला गया। क्या बोला गया, कन्नड़ तट। यानी ऊपर कौन सा तट मिला आपको, कि कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट। फिर आगे आते हैं मंगलोर से लेकर के, यहाँ पर केरला है, मंगलोर से लेकर के केरला तक आपको मिलेगा क्या, मालाबार तट। अर्थात ऊपर कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार। एक बार फिर ऊपर कोंकण, फिर बीच में कन्नड़, फिर मालाबार तट मिले। सीमा कहाँ का, गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलोर, मंगलोर कहाँ के है, कर्नाटक में, और फिर मंगलोर से केरला तक यह तट हुए। इस तट में कुछ झीलें पाई जाती हैं, लैगून झीलें पाई जाती हैं, कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। ये लैगून झीलें होती क्या हैं, कि जैसे कि यह
तट है। अब तट में मान लेते हैं यहाँ पर तट है, ठीक ना। यहाँ से एक कटा छटा था भाग, या मान लेते कटा छटा भाग है। तो कालांतर में समय बीतता गया और इसमें से समुद्र का पानी जो है लहर आता गया और इसमें की जो मिट्टी आती गई यहाँ पर इकट्ठा करते गई। इसके जो यहाँ पर दिख रहा है तट, इस पर इकट्ठा करता गया और यह लगभग बंद की कगार होने वाली है। यह जो तट है, यह जो झील है, यह बंद होने की कगार में, हालांकि अभी भी खुला है। तो इस ये जो लगभग चारों तरफ पृथ्वी मतलब भूस्थल पा गया है, तो इसी को क्या नाम दे दिया गया है, लैगून। यह मिट्टी समुद्र से उठा करके इसके मुहाने पर रख दिया है। तो इस झील को लैगून झील बोलते हैं। लैगून झील इस तट पर दो हैं, उनका नाम क्या है, एक अष्टमुदी है और एक वेम्बनाड झील है। अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील जो कि कहाँ के हैं, केरला की हैं। तो केरला के दो झीलें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। और कुछ नदियाँ के बारे में हम लोग चलेंगे जो कि इस तट पर नदियाँ और ढेर सारी हैं। एक गुजरात में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो गुजरात में नर्मदा और ताप्ती। गोवा में एक मांडवी और एक जुआरी नदी है। तो गोवा में मांडवी और जुआरी नदियां हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा आपके पास, और यहाँ पर कर्नाटक यहाँ पर, गोवा में तो मांडवी और जुआरी हो गई। कर्नाटक में चलेंगे तो आपको शरावती नदी मिलेगी, ठीक है ना। कौन सी मिलेगी, शरावती नदी। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर केरला में तो आपको पेरियार नदी मिलेगी, और बस इतना ही, पेरियार नदी मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग कुछ तटीय भाग की नदियाँ भी आप लोग लिख चुके होंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नोट कर लेते चलिएगा आप लोग। नर्मदा और ताप्ती गुजरात की, गोवा की मांडवी और जुआरी, फिर कर्नाटक की शरावती नदी, फिर आएंगे तो लास्ट में केरला की पेरियार नदी। यह था पश्चिमी तट। अब आते हैं बात पूर्वी तट की। पूर्वी तट में आपके पास यह जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से जो हुगली, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल में एक गंगा नदी है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी प्रवाहित होती। हुगली नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक क्या है, पूर्वी तट है। क्या है, पूर्वी तट है। इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे उड़ीसा में इसका नाम दिया गया उत्कल तट, उड़ीसा में यहाँ पर जो दिख रहा है उत्कल तट, तथा यहाँ पर जो दिया गया आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तो उड़ीसा में क्या दिया गया, उत्तरी सरकार तट। फिर यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो केरला में इसी का नाम दिया गया है क्या, कोरोमंडल तट दिया गया है। क्या दिया गया है, कोरोमंडल तट दिया गया है। और कोरोमंडल तट पर दिया गया है, इधर भी कुछ लैगून झील पाई जाती है, जैसे कि पुलिकट लैगून झीलें जो कि पुलिकट झीलें जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर इधर लगभग स्थित है। और एक आपके पास चिल्का झील पाई जाती है। तो यह उत्तरी तट में के पूर्वी तट की बातें हुई। तो ये भी याद हो जाएगा आपके पास, उत्कल तट सबसे ऊपर, फिर उत्तरी सरकार तट नीचे, तो बीच में, फिर यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में क्या है हमारे पास में कि कोरोमंडल। कोरोमंडल कहाँ की तट है, रेखा है, केरला की है। और उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश की, उत्कल तट उड़ीसा की है। ये तो प्रायद्वीप भारत के तट हुए। अच्छा, कुछ प्रायद्वीप भारत के हम बता दें और कुछ क्या होता है कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यह आपके पास पूर्वी तट थोड़ा ऊपर है और पूर्वी तट इधर है, सॉरी, पश्चिमी तट थोड़ा सा ऊपर है और पूर्वी तट क्या है, नीचे। इंडिया का देखेंगे तो पूर्वी तट ऊपर है और पश्चिमी तट नीचे है। तो जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर क्या होता है कि नदियाँ बहती हैं। तो नदियाँ जो बहती हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो आती हैं नदियाँ इसे बहुत अधिक काटती हैं, और काटने के कारण से ऊपर है, ऊपर आने के कारण से यहाँ पर जो नदियाँ आती हैं बहुत ही तीव्र से आती हैं। क्या आती हैं, बहुत ही तीव्र से आती हैं, जो कि बहुत गहरी गहरी घाटियाँ बना देती, और बहुत तीव्र आने के कारण से इस इधर वाली नदियाँ को एस्चुरी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, एस्चुरी। एस्चुरी जिसे नाम दिया गया है ज्वार नद मुख।
ज्वार नद मुख एस्चुरी कौन कौन सी बताती हैं? जो नदियों का नाम बताया गया वही एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी और शरावती, फिर पेरियार नदी। लेकिन इधर वाले तट में क्या हुआ कि यहाँ का भूस्थल क्या हो गया है, इधर एक तरह से समतल होता गया, और समतल होते होते नदियाँ जब समुद्र के मुहाने तक पहुँचती हैं तो वहाँ का मैदान सपाट होने के कारण से वहाँ नदियाँ जो है कि बहुत ही तीव्र गति से नहीं हो पाती, और यहाँ पर क्या होती है, तीव्र गति से बहुत तेज़ी जाती है, और एस्चुरी का जो कि बहुत गहरी और बहुत ही ज्वार नद मुख, ठीक ना, ज्वार जो होती है यहाँ की ले जाती है नद पर, मतलब मुख पर हटा देती है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की नदियाँ जो आती हैं आसानी से धीरे धीरे आती रहती है, बहती रहती हैं और इसमें गिर जाती हैं, और यहाँ पर आते आते मैदान में एक समतल भूभाग हो जाता है, जिस कारण से वो नदियाँ समझ नहीं पाती कि आपका रास्ता कौन सा है, क्लियर नहीं कर पाती, और जिधर भी हल्का से भी ढलान पाती उधर ही बहना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि नदी आ रही थी और यहाँ तट पर आने के पहले ही, थोड़ा सा समुद्र में गिरने से पहले ही मैदान में ही यह कई शाखाओं में टूट जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम बनाकर बताना चाहता हूँ कि यह नदी है, यह गई और ऐसे ऐसे समुद्र तट से पहले ही कई वितरकाओं में बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे कई भागों में बढ़ जाती है, जिसका क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेल्टा, जिसका आकार कैसा दिख रहा है आप लोगों को, डेल्टा आकार दिख रहा है ना, तो इसी को क्या बोल दिया गया है, डेल्टा। अर्थात जो पूर्वी तट की नदियाँ वो कैसे क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाते हैं। तो और इधर कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि हो गया आपके पास गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और तमाम प्रकार की नदियाँ इधर बहती है, जो कि डेल्टा का निर्माण, और इधर की सभी एस्चुरी का निर्माण करती है। ये हुआ प्रायद्वीप भारत का। अब आते हैं किसके, मैदानी भाग, जो कि भारत का गंगा नदी से बनता है। ये कैसे बनता है, इसका कारण क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। हालांकि ये वाला आकृति मिटा दे रहे हैं मैप को। देखिए दोस्त, आराम से समझिएगा, समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि आपको मैंने बताया था क्या, यहाँ पर हिमालय मान लेते हैं, बड़ा वाला हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक, 3 हिमालय बना दिए हैं मैंने। बृहद, ये थोड़ा सा हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ बना रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद क्या आता रहेगा, धरातल, और धरातल बाद क्या आएगा, मैदान यानी सपाट आ जाएगा आराम से। हुआ क्या, कहानी इसकी क्या है, नदियाँ आपस में आती हैं, नदियाँ हैं, यहाँ पर नदी है, ये शिवालिक हिमालय, क्या है, शिवालिक। नदियाँ यहाँ से निकली, और एक मार्कर ले लिया अलग वाला, नदियाँ यहाँ से निकली, प्रवाहित होने लगी। तो यहाँ पर आने के पश्चात क्या होगा, यहाँ पर जो कंकड़ होंगे, जो बड़े बड़े शिलाखंड होंगे, उसे नदी बहाकर लाएगी यहाँ पर, और इधर लाती रहेगी। थोड़ा सी समतल मैदान मिलेगा, वहाँ पर ले जाकर के क्या करेगी, इसे छोड़ देगी, चल भाई छोड़ देगी, नदी छोड़ दी। यानी शिवालिक के जो निचला भाग है, ठीक, वहाँ से नीचे बड़े बड़े शिलाखंडों को लाती है, और थोड़ा सा मैदानी भाग के ऊपर ही इसे क्या कर देती है, छोड़ देती है, जहाँ तक वो ले जाती है। यही कारण है। देखिए यहाँ पर मैदान, यहाँ पर हिमालय है ऊपर, हिमालय के ऊपर क्या हुआ, जो नदियाँ हैं, ऊपर से नदियाँ बहुत ढेर सारी आती हैं, जैसे कि आपके पास गंडक, कोसी और गंगा, यमुना और तीस्ता नदी यहाँ से आती है। सब बहुत ढेर सारी छोटी छोटी नदियाँ आती हैं, ऊपर से बहती है नीचे की तरफ, इधर से, ठीक ना। तो ऊपर से नदियाँ आती हैं, तो ऊपर से जो हिमालय के शिलाखंडों को ऊपर से लाती है, और नीचे यहाँ पर क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं नदियाँ। तो यहाँ पर शिलाखंड बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, शिलाखंड एकत्रित हो जाते हैं। क्या इस शिलाखंड जहाँ पर एकत्रित है, तो क्या इस क्षेत्र में आपको नदी दिखाई देगी, नहीं दिखाई दे सकती।
नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ कैसे विलुप्त हो जाती हैं? जो कि जल आ रहा है, ये जो कंकड़ है, बड़े बड़े शिलाखंड है, नदियाँ उसी कंकड़ में से ही प्रवेश करके आगे बढ़ती चली जाती हैं। क्या यहाँ पर उपजाऊ भूमि होगी? कभी भी नहीं हो सकती। क्या यहाँ पर खेती होगी? नहीं होगी। तो कहने मतलब कि इस वाले क्षेत्र में कोई भी खेती नहीं होती। इस क्षेत्र को बोला क्या जाता है? भाबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? भाबर। इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भाबर। तो भाबर की विशेषता आप लिखिए, ऐसा प्रदेश जहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, जो शिवालिक के थोड़ा सा नीचे ही बड़े बड़े शिलाखंडों को लाती हैं और लाने के पश्चात में वहाँ पर छोड़ देती हैं, जिसके कारण से वहाँ पर कि कोई भी खेती नहीं होती, भूमि उपजाऊ नहीं होती है, और क्या नहीं होता है? भूमि उपजाऊ नहीं होती है, और वहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। आपको दिखाई नहीं देंगी, पानी नीचे से चला जाएगा इस वाले इलाके में। यानी कहने का मतलब यहाँ से चला हिमालय था, हिमालय के नीचे आपका ये बन चुका है शिवालिक, भाबर प्रदेश। ये वाला भाबर प्रदेश है, जो बड़े बड़े शिलाखंड दिख रहे हैं। फिर उसके बाद नदियाँ आगे आएंगे। आगे आने के पश्चात में धीरे धीरे आगे आएंगे। आगे आने के पश्चात में मैदान मिलेगा उनको। कैसा मिलेगा? मैदान। तो मैदान में नदियाँ आएंगे। आने के पश्चात उन्हें समतल भूमि रहेगी, और आने के पश्चात वे समझ नहीं पाएंगे किधर से नदियाँ चले, और तमाम प्रकार के ऐसे चलती रहेंगे, और यहाँ से खुद डूबी हुई हैं, आगे निकलेंगे तो एकदम पूरा दलदली क्षेत्र बना देंगी। क्या बनाएंगी? दलदली क्षेत्र, जहाँ पर कि बहुत हमेशा पानी ही पानी रहता है, ज़्यादा पानी भी पानी रहेगा, मिट्टी कम ही सूखी मिट्टी दिखाई देगी। तो जहाँ पानी रहता है उस क्षेत्र को बोला जाता है क्या? तराई का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र। मैंने यहाँ पर डॉट करके दिखा दिया है। ऊपर से कंकड़ था, कंकड़ से तुरंत नदियाँ निकली हैं, आई हैं समतल मैदान में, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तराई। क्या यहाँ पर धान की खेती होगी? और बहुत अच्छा खासा खेती होती है। यानी तराई के क्षेत्र में क्या होती है? धान की खेती होती है। तो ऊपर भाबर में निकला आपके पास, फिर क्या हुआ? तराई क्षेत्र। फिर तराई क्षेत्र के बाद नदियाँ क्या होती हैं कि आगे बढ़ती चली जाती हैं कुछ, और फिर नदियाँ क्या होती हैं कि बेसिन में बहने लगती हैं। कहने का मतलब बेसिन, घाटियाँ बने, बेसिन मतलब कि एक समतल भूभाग है, जैसे भूभाग, एक भूभाग बना रहा हूँ, भूभाग जैसे कि ऐसे नदी है, भूभाग है, लगभग समतल की ही तरह है, थोड़ा सा थालानुमा है, और नदी इसमें से जा रही है। नदी जा रही है, ठीक, नदी है, और इसका ढलान है, मान लेते हैं ढलान ऐसे से है, ढलान है, ठीक, ढलान होने के कारण से अब क्या होगा कि नदी आ रही है। नदी का काम तो हर साल आना है। आते आते क्या होती है कि नदियाँ इधर ऊंची पड़ जाती है, और इधर ऊंची, और बीच में क्या होती है? खाल होती है, नीचे होती है। होता है क्या कि बहुत पहले ही नदियाँ क्या करती थी कि जो मिट्टी लाती थी यहाँ पर पाट देती थी, और यहाँ पर तमाम जगह पाटती थी, या इधर पाटती थी, इधर पाटती थी, धीरे 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 पाटते पाटते यह इस इधर वाला एरिया क्या हो गया? बहुत ही ऊंचा हो गया। इधर वाला एरिया क्या है? बहुत ही ऊंचा है। लेकिन अभी भी ये वाला एरिया बहुत ही क्या है? नदियों के समीप और बहुत ही नीचे। यानी वो नदी है, नदी बेसिन बह रही, तो इधर और इधर नदियाँ क्या हो चुकी हैं? नदियाँ का क्षेत्र जो कि बहुत ही ऊंचा हो चुका है। नदियाँ बहुत पुरानी मिट्टी पाट चुकी हैं, अब नहीं पाट रही हैं। और जो यहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर बार बार प्रत्येक वर्ष पानी आता है, और उसे पाट के वहाँ की जो मिट्टी होती है, मिट्टी को काटती है और आगे लेती चली जाती है, और वहाँ नई मिट्टी रख करके फिर आगे बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि इस वाले क्षेत्र में अब मिट्टी को नहीं पाट पा रही हैं, लेकिन इस वाले जो इलाका है यहाँ पर नई मिट्टी को लाती हैं और पुरानी मिट्टी को बहाती हुई आगे बढ़ जाती है, नई मिट्टी को यहाँ पर ला करके पाट देती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी हो चुकी है मिट्टियाँ, जो पुरानी हो चुकी है मिट्टियाँ, उससे कहते हैं क्या हम लोग? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं?
बांगर कहते हैं। वो भाभर था, ठीक ना, भाभर। और जो अब मिट्टी है, नई वाली मिट्टी, उसे जो हर साल बनाती है, इसे बोलते हैं क्या, खादर। खादर से ही पता चल रहा है कि खाद वाली मिट्टी, यानी जो नई नई मिट्टी आ रही है, प्रत्येक वर्ष आ रही है, उपजाऊ मिट्टी हर जगह से बहते हुए और यहाँ पर लाकर क्या कर रही है, पाट दे रही है हर साल। तो ऐसी मिट्टी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, वहाँ पर नदियाँ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उस प्रदेश को हम लोग बोलते हैं भांगर मिट्टी बोलते हैं। उस मिट्टी को भांगर नहीं बांगर मिट्टी बोलते हैं। तथा जो नवीन वाली, यानी जो तुरंत जहाँ पर हर एक साल बाढ़ आती है, पानी पहुँच जाता है, उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। इस मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह फसलों के उपजाऊ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब एक बार फिर रिवीजन करा दूं, ऊपर वाले का, तराई वाले का, मतलब कि भारत का इधर वाले का मैदानी भाग क्या क्या है। तो मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाभर, एक तराई, खादर, बांगर। भाभर क्या था, शिलाखंड बड़े बड़े थे, नदियाँ विलुप्त। तराई क्या था, वहाँ पर नदी आ रही थी, बहुत दलदली क्षेत्र था, दलदली क्षेत्र था। जब दलदली क्षेत्र रहेगा तो उसमें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, मच्छर पनपेंगे, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं तराई वाले क्षेत्र में। फिर हमने क्या बताया कि बांगर क्या, पुरानी मिट्टी, खादर क्या, नई मिट्टी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ खादर मिट्टी में। तो बस इतना ही आज था दोस्तों आज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझने में भी सफल होंगे। बस यदि आप नए हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। बस ऑल द बेस्ट।